we're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a. ईरान अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या दो देशों के बीच चल रही जंग अब रुक जाएगी? ऐसा इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील के लिए सीधी बातचीत करने की बात कही है और जल्द ही ये बातचीत शुरू भी होने वाली है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान ये चौंकाने वाली घोषणा कर दी है। ओवल ऑफिस में सोमवार यानी कि 7 अप्रैल को बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें तेहरान के साथ एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर बातचीत विफल रही तो इस्लामी गणतंत्र बड़े खतरे में होगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोलने के कुछ घंटे बाद ही तेहरान ने पुष्टि की कि ओमान में शनिवार को अमेरिका के साथ ये चर्चा होनी है, लेकिन जोर देकर कहा कि सीधी बातचीत की जगह ये अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ईरान और अमेरिका अप्रत्यक्ष उच्च स्तरीय वार्ता के लिए शनिवार को ओमान में मिलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जितना एक अवसर है, ये उतना ही एक परीक्षा भी है। गेंद अमेरिका के पाले में है। हालांकि ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठक के बाद रिपोर्टर्स से कहा कि हम ईरानियों से निपट रहे हैं। हमारी शनिवार को एक बहुत बड़ी बैठक है और हम उनसे सीधे निपट रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने यह नहीं बताया कि बातचीत कहां होगी, लेकिन ट्रंप ने जोर देकर यह जरूर कहा कि इसमें सरोगेट्स को शामिल नहीं किया जाएगा और ये लगभग उच्चतम स्तर पर होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ तो ट्रंप ईरान के साथ एक नई डील के लिए सीधी वार्ता की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो धमकी देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर ईरान के साथ वार्ता सफल नहीं होती है तो ईरान बहुत खतरे में होगा। मुझे कहने से नफरत है, बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। वहीं आलोचकों का कहना है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी ला दी है और अब वो बम बनाने के पहले से ही कहीं ज्यादा करीब है। ओबामा के डील को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले राष्ट्रपति बाइडेन के प्रयास विफल रहे थे। ध्यान रहे कि ईरान और अमेरिका के बीच 1980 के बाद से कोई सीधा राजनयिक संबंध नहीं है। 1980 में विद्रोहियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था और 53 राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा था, जिसके बाद संबंध टूट गए थे। लेकिन एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन जहां बातचीत के लिए ट्रंप तैयार हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब इस बातचीत में कुछ होता है या फिर नहीं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका का रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा जैसे वो ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल बस बजाने ही वाला हो। लेकिन इसी बीच रूस की ओर से एक बयान जारी किया जाता है, जिसमें साफ चेताया गया होता है कि अमेरिका भूल से भी ईरान पर हमला ना करे। दूसरी ओर चीन भी ईरान की तरफ खुलकर नजर आ रहा, साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी साथ दे रहा है। सवाल है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर ये दोनों देश क्या खुलकर युद्ध में कूद जाएंगे, या फिर इतना समर्थन देने के बावजूद ये युद्ध में नहीं आएंगे? क्या चीन और रूस जैसे देश सीधा अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान ईरान का पक्ष लेकर करेंगे? शायद नहीं। फिर वो साथ कैसे देंगे? बस इसी कारण को जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये सारा विवाद कैसे तेज हुआ? दरअसल युद्ध की नौबत तब आई है जब परमाणु मसले पर बातचीत को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। बस यहीं से अमेरिका भड़क गया और हमले की धमकियां देने लगा। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन ने भी बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक चीन सीधा ताइवान पर हमला करेगा। यानी ये कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली श्रृंखला है।
ताइवान अमेरिका की कमजोर कड़ी है। चीन ने जब जब ताइवान की ओर आंखें तरेरी, तब तब अमेरिका सामने खड़ा मिला। ताइवान अमेरिका के लिए एक अहम हिस्सा है। दूसरी ओर रूस का सीधा प्लान है यूक्रेन पर पूरी ताकत के साथ वार करना। इससे न सिर्फ अमेरिका कई मोर्चों पर फंस जाएगा, बल्कि उसके लिए विकट स्थिति हो जाएगी खुद की लड़ाई या फिर अपने मित्र राष्ट्रों की रक्षा करना। इधर चीन और रूस ईरान को पुरजोर समर्थन भी दे रहे हैं। दरअसल बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक ने ही वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की टेंशन बढ़ा दी। बता दें, हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने चाबहार के पास मिलिट्री डील की थी, जिसे ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया था। लेकिन अब इन तीन देशों ने एक बार फिर ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया। जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि रूस और चीन के समर्थन से ईरान जल्द ही परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है। ईरान का परमाणु शक्ति बनना अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी होगी। लेकिन सवाल है कि इससे चीन और रूस को क्या फायदा होगा। तो बता दें, अमेरिका के दुनिया भर में करीब 80 एयरबेस हैं और वह अपने दुश्मन देशों में अशांति फैलाने के लिए विद्रोहियों को हर तरीके की मदद देने के आरोप भी उन पर लगते हैं। चीन के पास ताइवान को मदद, उत्तर कोरिया के सामने दक्षिण कोरिया को और रूस को घेरने के लिए यूक्रेन को। यह कहना बड़ी गलती नहीं होगी कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे से इन सभी देशों का जीना हराम कर रखा है। अब चीन और रूस ने ऐसा ऐलान किया जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकता है। इस टेंशन की वजह से अरब में एक्टिव होने वाला नया न्यूक्लियर ट्रायंगल, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देगा, तो वहीं इसराइल की दादागिरी पर फुल स्टॉप लगाने का दम रखेगा। बीजिंग में हुई इस मीटिंग में ईरान के परमाणु मुद्दे पर बात हुई। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ समृद्धि के लिए है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध उसके अधिकारों का उल्लंघन है और मीटिंग में तय हुआ कि शांति के लिए दबाव की नीति नहीं चलेगी। अमेरिका को ईरान के प्रतिबंध हटाने की जरूरत है। लेकिन रूस और चीन का यह प्लान अपने आप में बेहतर भी जानकार मानते हैं। गाजा में हमास की ओर से लगातार एक के बाद एक भीषण हमले कर महिलाओं से लेकर मासूम बच्चों तक की जान ली जा रही है। लेकिन इस बीच हमास की ओर से एक के बाद एक कुल 10 हमलों से इसराइल को बुरी तरीके से दहला दिया गया। हमास के इसी हमले में न सिर्फ इसराइल के कई शहर दहल गए, बल्कि उसकी हवाई रक्षा कवच प्रणाली की भी पोल खुल गई। जी हाँ, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इसराइल पूरी दुनिया में मशहूर है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वो हमेशा दाद देता रहता है, उसी एयर डिफेंस सिस्टम की हवाई हमले में ही पोल खुल गई है। दरअसल हमास ने कहा कि उसने गाजा में नागरिकों के इसराइली नरसंहार के जवाब में रविवार को इसराइल के दक्षिणी शहरों पर रॉकेटों की बौछार कर डाली थी। हमास की ओर से इसे सफल करार दिया गया, तो दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि तकरीबन 10 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। इसराइल के चैनल 12 ने दक्षिणी शहर अश्कलोन में सीधे हमले की सूचना भी दी थी। भले ही इसराइल ये कह रहा हो कि उसने हमले को रोक दिया, लेकिन वीडियो जो इसराइल से आ रहे हैं वे इन दावों से ईतर पोल खोलते नजर आए। हमले के बाद इसराइली आपातकालीन सेवाओं की ओर से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि छर्रे लगने से घायल एक व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है और टीमें गिरे हुए रॉकेटों के स्थानों पर जाकर पड़ताल भी कर रही हैं। इसराइली आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि शहर की सड़क पर टूटी हुई कार की खिड़कियों और मलबा बिखरा पड़ा था। इस बीच गाजा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रविवार को गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य हमलों में कम से कम 39 लोग मारे गए। रॉकेट फायरिंग के तुरंत बाद इसराइली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें मध्य गाजा पट्टी के डीर अल बलाह शहर के कई जिलों के निवासियों को पहले रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों को छोड़ने के लिए चेतावनी जारी की थी। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण 15 महीने के युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुआ, जिसमें लड़ाई बंद करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए कुछ इसराइली बंधकों को रिहा करना और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मामला आया था। पहले चरण के साथ दोनों ने यह आदान प्रदान भी किया, लेकिन अगले चरण से पहले ही इसराइल पर आरोप लगा कि उसने शर्तों को मानने से साफ तौर पर ही इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से युद्ध भड़क गया। फिलहाल गाजा से
इस्राएली सेना का साफ संदेश है कि वे वहां से छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर जितनी जल्दी हो गाजावासी अपना शहर छोड़कर विस्थापित हो जाए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इस्राएली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस्राएली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल में हजारों हमासियों द्वारा इसराइल में चल रहे एक त्योहार से लोगों का अपहरण किया गया और वहां पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थी, जिसके बाद आईडीएफ ने अपना आक्रमण शुरू किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया था।